बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के बाद इटली का वो बड़ा ऐलान जिसने सऊदी और अमाराती शहजादों की नींदें उड़ा दी हैं। यमन का मैदान एक डरावना ख्वाब बन गया है। मिडल ईस्ट में किस किस्म का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। नए अमरीकी सदर ने क्या फ़ैसला किया है, नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन उनकी तरफ से जो नई तैनातियाँ की जा रही हैं उसका मैं आपको तज़किरा करूँगा, और साथ ही ये भी कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा चावुशोग्लू और ईरानियन वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ उनके दरमियान जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ कहा गया, इसका तज़किरा कर लेंगे। यमन की कॉन्फ्लिक्ट पर आने से पहले बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अ मिस्टीरियस टेल ऑफ $1.5 बिलियन, जिसमें पाकिस्तान को किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ उनकी एक ऐसी कमिटमेंट जिसका पाकिस्तान को बहुत ही भयानक किस्म का खमियाजा भुगतना पड़ा। वो डॉक्यूमेंट्री मेरे चैनल पर मौजूद है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उससे वाकिफ़ हैं, उसकी तफसीलात से देख चुके हैं। इस वजह से मैं उसको ना तो रिपीट करूँगा ना ही मैं उसका तज़किरा करूँगा। मैं आपको ब्रीफली पहले बता देता हूँ कि यमन की जो कॉन्फ्लिक्ट है 2011 में जिस वक्त अरब स्प्रिंग आया उस वक्त अली अब्दुल्ला सालेह उनकी हुकूमत थी यमन में। उनकी हुकूमत का तख्ता अवामी प्रोटेस्ट के नतीजे में उसको उलट दिया गया। सऊदी अरब जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि सऊदी अरब उन प्रोटेस्ट की उन मुजाहिरों की हिमायत कर रहा था। इस तख्ता उलटने के बाद मंसूर हादी 2012 में जिनको सऊदी अरब बैक कर रहा था उन्होंने वाहिद कैंडिडेट के तौर पर सदर के लिए इलेक्शन लड़ा और वो मुंतखब हो गए। अनअपोज्ड थे वो क्योंकि उनके मुकाबले में कोई शख्स मौजूद नहीं था। उनकी हुकूमत कायम हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हुए जिसमें हौसी कबाइल शामिल थे, जिसमें शिया और जैदी जो कबीले हैं वहाँ पर मौजूद हैं जो उनकी एक बड़ी प्रेजेंस है। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए मंसूर हादी की हुकूमत के ख़िलाफ़। 2014 में इन मुजाहिरों ने ज़ोर पकड़ा और फिर ये आर्म्ड किस्म की एक कॉन्फ्लिक्ट, एक खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर गई। ईरान जो है वो बैक कर रहा था हौसी कबाइल को। ईरान के हवाले से इतलात हैं कि वो मंसूर हादी की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बरसरे पैकार मुजाहिरीन थे उनकी हिमायत ईरान कर रहा था, जबकि सऊदी जो बैकिंग है वो मंसूर हादी की हुकूमत के लिए थी। मंसूर हादी की हुकूमत का 2014-15 का वक्त था जिस वक्त इसका तख्ता जो है वो उलट दिया गया, वो भागकर सऊदी अरब चले गए। उसके बाद सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वो यमन के ऊपर हौसी कबाइल की जो बगावत है उसके ख़िलाफ़ एक कोलेशन लॉन्च कर रहा है। 2015-26 मार्च को यमन के ऊपर टूट पड़े सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म का ऐलान हुआ। एक बहुत ही बड़ी एयर कैंपेन लॉन्च की गई। 9 ममालिक जिनके हवाले से ये कंफर्म हुआ बाद में, पहले पाकिस्तान का नाम भी इनमें शामिल था कि पाकिस्तान भी सऊदी इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने, क्योंकि वो जो सर्कमस्टांसेस थे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बाद में ये फैसला किया कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा यमन में और इस कोलिशन में हिस्सा नहीं लेगा। जिन ममालिक ने सऊदी अरब का और इस कोलिशन का साथ दिया उसमें सऊदी अरब के अलावा इजिप्ट, मिस्र शामिल था, मोरक्को शामिल था, जॉर्डन शामिल था, उर्दन, सूडान, कुवैत, यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि कतर और बहरीन, ये ममालिक शामिल थे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इतनी महंगी किस्म की जो है वो जंग साबित हुई सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के लिए कि साल 2015, जिस साल ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म मार्च के महीने में लॉन्च किया गया, दिसंबर 2015 में विल्सन सेंटर वाशिंगटन के एक सीनियर स्कॉलर डेविड ओटावे उन्होंने एक एस्टीमेट दिया और उनके एस्टीमेट के मुताबिक $200 मिलियन यौमिया यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर $200 मिलियन का ख़र्चा आ रहा था सऊदी कोलिशन का जो ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन है यमन में, उस पर। इतनी महंगी जंग साबित होगी ये ना सऊदी अरब ने सोचा था और इतनी तवील जंग साबित होगी ना ही इसके इत्तेहादियों ने सोचा था। इस तवील जंग के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई, पीस टॉक्स होती रहीं, पीस टॉक्स बिगड़ती रहीं, हमले जारी रहे। इस वक्त भी अगर आप जाकर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, लिखेंगे हौसी अटैक ऑन HOUTHI अटैक ऑन सऊदी अरेबिया, जिस वक्त आप लिखेंगे न्यूज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 10 आवर्स अगो, 15 आवर्स अगो, 1 डे अगो, 2 डेज अगो, इस तरीके से आपके पास ख़बरों की एक तवील फहरिस्त खुल जाएगी जिसमें हौसी कबाइल जो हैं वो हमले कर रहे हैं, मिज़ाइल अटैक्स कर रहे हैं, उनके ड्रोन अटैक जो हैं
वो कर रहे हैं सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब जो है उनको मुतअद्दिद हमले जो हैं उनको जो है वो नाकाम बना देता है, उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये एक मुसलसल कांस्टेंट थ्रेट सऊदी अरब पर मौजूद है। सऊदी अरब ने जो इसके खिलाफ कोलिशन लॉन्च की थी, उसका जो सबसे यानी कि मुख्तलिफ किस तरह थी ये कि यमन में उन्होंने अपनी फ़ौजें नहीं उतारी, लैंड फोर्सेस ने जाकर ऑपरेट नहीं किया, एक एयर कैंपेन लॉन्च की गई, एरियल स्ट्राइक्स यमन के ऊपर की गई। साल 2015 एंड ऑनवर्ड्स अभी भी जो जिसे कहते हैं कि जो मेजर तरीका है जिसके ज़रिए ऑपरेट कर रही है ये अलायंस, ये इत्तेहादी अफवाज, वो है इनकी फ़िज़ाइया और नेवल ब्लॉकेड। जो इनका समंदरी नाकाबंदी है और फ़िज़ाई नाकाबंदी है वो करके इनके ऊपर स्ट्राइक्स लॉन्च की जाती हैं इस कोलिशन की तरफ से। और इस किस्म की इतलात कि इस दौरान सिविलियन कैजुअल्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। पूरी दुनिया में इसके हवाले से बात हुई कि यमन में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया है, बन गया है, वहाँ पर लोगों के पास खुराक नहीं है, अद्वियात नहीं है, और मासूम औरतें, मासूम बच्चे, बूढ़े, आम शहरी जो हैं वो इन फ़िज़ाई हमलों में मारे जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिनके ख़िलाफ़ सऊदी कोलिशन जो है उन्होंने ये अटैक्स लॉन्च किए हैं वो वहीं पर आम आबादियों में इन लोगों के दरमियान रहते हैं, और इनके दरमियान रहते हुए जब इनके ऊपर अटैक किया जाता है तो ज़ाहिर है कि इनके साथ मौजूद शहरी जो हैं वो भी मारे जाते हैं। इसी तरह जो ये कोलिशन है अभी तक नाकाम नज़र आती है अपने मकासद के हुसूल में। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा मसला है इस कोलिशन का वो ये कि इनको मिसाइलों की, इनको इस अटैक के लिए असलहे की फराहमी मुसलसल जारी रहे। ये जितनी कोलिशन है इसमें ज़्यादातर जो ममालिक हैं वो खुद असलहा नहीं बनाते, असलहा इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब जो है वो अगर आदाद व शुमार आप जाकर देखें तो दुनिया में असलहे का एक बहुत बड़ा ख़रीदार मुल्क है, बहुत ज़्यादा इसकी डिपेंडेंस है दूसरे ममालिक पर। और इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले तो जो बाइडन जब आए, मैं तफसील से तज़किरा कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो बाइडन ने आते ही जो कुछ ऐलानात किए उसमें उन्होंने सस्पेंड की हैं कुछ ट्रंप दौर की डील्स, और उसमें जो सबसे जिसे कहते हैं कि फोर फ्रंट के ऊपर जो सबसे बड़ी डील है वो 23 अरब डॉलर्स की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स F-35 उसकी मुत्तहिदा अरब अमारात को फराहमी की जानी थी। वो डील साइन हो चुकी थी गुज़श्ता बरस डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, और कहा यह जा रहा था कि जिन ममालिक ने सिलसिला अरब ममालिक ने शुरू किया है इसराइल को तस्लीम करने का, उसके एवज़, उसके बदले में एक इनाम के तौर पर, एक बारगेन के तौर पर इस F-35 टेक्नोलॉजी, इस तैयारे की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। लेकिन जो बाइडन ने आते ही इस डील को भी सस्पेंड किया और सऊदी अरब को जो असलहे की फराहमी है उसको भी सस्पेंड करके रिव्यू में डाल दिया है। ये फ़िलहाल हल होता हुआ मसला नज़र नहीं आता। एक तो ये धचका लगा था कि यहाँ पर इनको असलहे की फराहमी रुक जाएगी, लेकिन साथ ही इटली ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इटली बहुत ज़्यादा लोगों को शायद मालूम ना हो, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं असलहे के ममालिक, उनमें पहले 6 से 7 ममालिक में इटली का नाम आता है। गुज़श्ता 10 से 20 बरस का डेटा उठाया जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा इटली ने दुनिया भर को बेचा है। और इटली से जो असलहे के ख़रीदार हैं, जब आप उनकी फहरिस्त में जाते हैं तो 10वें नंबर पर नाम आता है सऊदी अरब का। यानी कि पूरी दुनिया में इटली से जो असलहा ख़रीदने वाले ममालिक, बड़े बड़े ममालिक हैं, उनमें 10वें नंबर पर सऊदी अरब और 11वें नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात आता है। इन दोनों ममालिक के हवाले से इटली ने पहले सस्पेंशन में डाला था, लेकिन अब बाकायदा मनसूख कर दी हैं अपनी डिफेंस एंड आर्म्स एंड वेपन सेल्स सऊदी अरब को, मुत्तहिदा अरब अमारात को। और उनके ऊपर ये एक बिजली बन के गिरा है कि अमेरिका से भी असलहा नहीं मिल सकेगा, इटली से भी असलहा नहीं मिल सकेगा। तो ये अपनी जो एयर कैंपेन्स हैं और जो इंटरसेप्ट करना है इन्होंने मिसाइलों को, जिस तरीके से हौसी कबाइल मुसलसल अटैक्स कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं बल्कि रियाद के हवाले से, यानी कि आपको मालूम है अरामको की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से बहुत सारी इतलात हैं कि वहाँ पर जो हमले होते हैं उसमें भी ये लोग मुलव्वस हैं। पाकिस्तान जो है उसने, आप अक्सर देखते होंगे पाकिस्तान की तरफ से भी इसमें स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। जो इटालियन डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा, मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि जो हमारा 18 माह से हमने टेम्परेरी सस्पेंशन की हुई थी, अब हमने ये फैसला कर लिया है कि हम सऊदी अरब को और
मुत्तहिदा अरब अमारात को किसी भी किस्म का असलहा नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा, टुडे आई एम अनाउंसिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ रिवोक्ड द ऑथराइजेशन अंडरवे for the export of missiles and aircraft bombs to Saudi Arabia and the United Arab Emirates। ये इटली के फॉरेन मिनिस्टर डी मायो, उन्होंने कहा कि हम ना तो मिसाइल फराहम करेंगे, ना ही एयरक्राफ्ट्स में, लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल होने वाले बॉम्ब्स जो कि यमन पर बरसाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि दिस इज़ एन एक्ट दैट वी कंसिडर्ड ड्यू अ क्लियर मैसेज ऑफ पीस कमिंग फ्रॉम आवर कंट्री, कि हमारा पैगाम जो है वो अमन का है। फॉर अस रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ एन अनब्रेकेबल कमिटमेंट, कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो वहाँ पर इंसानी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अद्वियात की, खाने की किल्लत यमन में पैदा हुई है, इस वजह से हम अब मज़ीद असलहा फराहम नहीं कर सकते। उन्होंने मेंशन यमन का नहीं किया, लेकिन जिस वक्त ये सस्पेंड किया गया था मुआहदा और असलहे की सेल जो है उसको टेम्परेरी सस्पेंशन की गई थी उसकी, उस वक्त उन्होंने यमन का ही हवाला दिया था। अब जो ब्लॉक्ड सेल्स हैं उसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ कि जो अलॉटमेंट थी सेल्स की सऊदी अरब को और मुत्तहिदा अरब अमारात को 20,000 मिसाइल्स फराहम किए जाने थे इटली की जानिब से, जिनकी कीमत 400 मिलियन यूरोज़ यानी कि 485 मिलियन डॉलर्स बनती है। ये 2016 में इनका मुआहदा हुआ था, क्योंकि उस वक्त यमन की कॉन्फ्लिक्ट उनको लगता था शायद 2 से 3 माह में निमट जाएगी, ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म पे में जो है वो फ़ायदा हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। उसके बाद जो इस वक्त उन्होंने ज़ाहिर है कि इसकी सारी तफसीलात बताई हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो यमन को डिस्क्राइब करता है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, के इस वक्त जो इंसानी अलमिया यमन में है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है। वहाँ पर लोग जो हैं वो तकरीबन 80% लोग यमन की कुल आबादी का 80% इस वक्त मोहताज है। उनको ज़रूरत है कि उनके लिए अद्वियात की फराहमी की जाए, उनको इमदाद जो है वो फराहम की जाए। तो इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि वो यमन के हवाले से अब इस सिचुएशन को किस तरह संभालेंगे, क्योंकि ईरान कोई भी चीज़ ओपनली नहीं करता। जिस किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने जो मिसाइल्स की फ्राहमी की है, या ईरान जिस तरह से असलहा या सपोर्ट फ्राहम करता है यमन में बरसरे पैकार ग्रुप्स को, वो ज़ाहिर है कि किसी डील के तहत ओपनली नहीं होते। तो इस वजह से उनके लिए उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव जो है वो इस तरीके से ओपनली नहीं डाला जाता है। इसका तज़किरा सऊदी अरब की तरफ से किया जाता है, उनकी कोलेशन की तरफ से किया जाता है, लेकिन उसके हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं कि ईरान को रोका जा सके। अब आ जाते हैं मिडल ईस्ट पीस प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जो है वो कर्रो फर से लॉन्च किया था कि 22 अरब ममालिक जो कि इस्लामी ममालिक हैं वो अपने ताल्लुकात कायम करेंगे इसराइल के साथ। आपने देखा होगा कि जिस वक्त मैं ये लिस्ट पढ़ रहा था कि इस कोलेशन में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन से ममालिक शामिल हैं इस इत्तेहाद में जो यमन पे हमला आवर हुए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसमें शामिल कितने ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को उस मिडल ईस्ट पीस प्लान के तहत तस्लीम किया, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया। मोरक्को है, सूडान है, बहरीन है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, सूडान है, ये ममालिक हैं। और बाकी जो ममालिक हैं उनके हवाले से भी ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके भी ताल्लुकात इसराइल के साथ पहले से मौजूद हैं, पसे पर्दा मुलाकातें जारी हैं। ये इतला भी आई थी कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से न्योम शहर में जाकर मुलाकात की मोसाद के चीफ़ ने, और उनके जो वहाँ पर उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो वो भी मौजूद थे, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वो भी मौजूद थे। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो है वो सस्पेंड की थी, उसको ख़त्म कर दिया था, उससे बाहर निकल गया था अमेरिका 2018 में। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त मिडल ईस्ट पीस प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू किया और पूरी अरब दुनिया को ये कमिटमेंट दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ईरान के ऊपर पाबंदियों को मज़ीद सख्त किया जाएगा और ईरान को उसके एटमी प्रोग्राम पर काम नहीं करने दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि आपको क्योंकि ज़्यादा तफसील मालूम है तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जाते जाते सूरत हाल जो डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के गए उसमें मोहसिन फ़खरीज़ादे जो टॉप
ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी असैसिनेशन हुई, जिसका ईरान ने इल्ज़ाम बराह रास्त इसराइल के ऊपर, सऊदी अरब पर और उनके इत्तहादियों पर लगाया। उसकी सारी सिचुएशन ऐसी बनी कि उनकी पार्लियामेंट ने यह ऐलान किया कि हम यूरेनियम की अफजूदगी जो है उसको बढ़ा रहे हैं, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की तरफ जा रहे हैं, उसका जो स्टॉक है उसको भी बढ़ा रहे हैं। जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके इंस्पेक्टर्स ने और जो UN के इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ईरान 10 से 11 गुना अपनी जो उसको अलाउड क्वांटिटी थी 2015 के एटमी ईरानियन न्यूक्लियर डील के तहत, उससे तकरीबन 10 से 11 गुना ज़्यादा जो यूरेनियम है ना सिर्फ वो जमा कर चुका है बल्कि उसकी प्योरीफिकेशन भी है वो भी वायलेट की गई है, उसको ज़्यादा प्योरीफाई किया गया है। और ईरान तकरीबन 6 माह की दूरी पर है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सलाहियत हासिल करने के। तो इस सारी सूरत हाल में जो बाइडन आए, जो बाइडन ने आकर क्या ऐलान किया है, जो बाइडन के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के एक बचपन के दोस्त हैं रॉब मैले जो हैं वो जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ, वैसे मैं फैज़ान रिजवी साहब के साथ रिपोर्ट में उनके साथ जो इंटरव्यू था उसमें मैं तज़किरा कर चुका हूँ। वो बचपन के दोस्त भी हैं और 2015 के जो आर्किटेक्ट्स हैं, 2015 की ईरानियन न्यूक्लियर डील जिसमें नेगोशिएट की थी, जिन्होंने उसके लिए मुज़ाकरात किए थे, उसमें रॉब मैले शामिल थे। और रॉब मैले जो हैं वो हेड करेंगे अब अमेरिका की उस टीम को जो ईरान के साथ नेगोशिएट करेगी। ईरान के साथ एक खसूसी एलची के तौर पर उनको तैनात कर दिया गया है, ही इज़ स्पेशल एनवॉय टू तेहरान। और उनका कहा जाता है कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है ईरान के लिए, वो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझते हैं। तो अब अरब दुनिया में एक खलबली सी मची हुई है कि ईरान को अगर कंसेशंस दी जाती हैं, ईरान पर से पाबंदियां उठाई जाती हैं इस डील में, अगर अमेरिका दोबारा दाखिल होता है तो ईरान के पास फिर इतने फंड्स अवेलेबल होंगे कि वो इन अरब ममालिक की नाक में दम कर देगा। इस सारी सूरत हाल में जो तुर्की ने भी अपना वज़न पलड़े में डाल दिया है ईरान के और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तुर्क वज़ीर ख़ारजा उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि दोबारा से ईरानियन न्यूक्लियर डील को एक्टिवेट किया जाए, अमेरिका उसमें शामिल हो, ईरान पे पाबंदियां रिलैक्स की जाएं ताकि तुर्की और ईरान आपस में तजारत को बढ़ा सकें। इस सारी सूरत हाल में अब सिचुएशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, डेवलपिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर मैं आने वाली वीडियोज़ में भी बात करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।